Okay, hello. Let's continue our discussion on resonance. तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे फर्दर जो कुछ पैरामीटर्स के बारे में, बिहेवियर के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। कुछ पैरामीटर्स जो कि डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। तो वो कैसे वेरी करता है, कैसे बिहेव करता है फ्रीक्वेंसी चेंजेस में, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसे हम लोग अभी तक क्या क्या डिस्कस किए हैं, एक बार रिकैप कर लेते हैं। फर्स्ट हम लोग रेजोनेंस के बारे में डिस्कस किए कि रेजोनेंस क्या होता है। फिर हम लोग आए इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस में। इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस में दो टाइप सर्किट देखे, सीरीज रेजोनेंस एंड पैरेलल रेजोनेंस। देन सीरीज रेजोनेंस हम लोग पहले डिस्कस कर रहे हैं। तो सीरीज रेजोनेंस में रेजोनेंट कंडीशन देखें, किस कंडीशन में रेजोनेंस ऑकर करेगा, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए, वो किस पैरामीटर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। फिर हम लोग आए जो पैरामीटर्स है वो फ्रीक्वेंसी के साथ कैसे वेरी कर रहा है, जो कि फर्स्ट जो हम लोग ग्राफ देखे, जो फिगर हम लोग प्लॉट किए, उसमें देख रहे थे कि रिएक्टेंस जो है वो फ्रीक्वेंसी के साथ कैसे वेरी करते हैं। क्योंकि हम लोग रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करते हैं, वो तो जानते हैं। क्योंकि एक्स इंडक्टिव रिएक्टेंस है, एक्सएल इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इंटू एल होता है। तो ओमेगा के ऊपर डिपेंड कर रहा है एक्स, तो ओमेगा वेरी करेगा, मतलब फ्रीक्वेंसी वेरी करेगा। देन रिएक्टेंस भी, इंडक्टिव रिएक्टेंस भी वेरी करता है। फिर हम लोग देखें कि एक सी जो है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, दैट आल्सो वेरीज विद फ्रीक्वेंसी, दैट मीन्स ओमेगा। तो उसका ग्राफ क्या है, वो कैसे वेरी करता है, उसका ग्राफ कैसे होता है। देन स्पीड, स्पीड, सॉरी नॉट स्पीड। उसके बाद हम लोग देखें कि इम्पिडेंस कैसे वेरी कर रहा है करंट के साथ, ओमेगा के साथ। तो ओमेगा वेरी कर रहा है तो इम्पिडेंस कैसे वेरी करता है, क्योंकि इम्पिडेंस इज अ फंक्शन ऑफ ओमेगा। क्योंकि इम्पिडेंस में क्या होता है, रिएक्टेंस होते हैं। तो रिएक्टेंस फिर किसके ऊपर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरा इम्पिडेंस भी जो है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। फिर आता है आए हम लोग ये थर्ड जो प्लॉट देख रहे हैं इस फिगर में, स्क्रीन में, वो है करंट वर्सेस ओमेगा। तो ओमेगा कैसे वेरी करता है, ओमेगा के साथ साथ कैसे करंट वेरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखें, ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में करंट मैक्सिमम होता है, इम्पिडेंस मिनिमम होता है। ठीक है, और रेजोनेंट के लेफ्ट हैंड में जो भी फ्रीक्वेंसीज है, वो फ्रीक्वेंसी में अगर सर्किट को ऑपरेट करते हैं तो सर्किट जो होता है वो कैपेसिटिव सर्किट होता है। ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस डोमिनेंट रिएक्टेंस है, इंडक्टिव रिएक्टेंस कम होता है। और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के राइट हैंड साइड में जितना भी फ्रीक्वेंसीज है, उस फ्रीक्वेंसी में सर्किट को अगर हम लोग ऑपरेट करेंगे तो सर्किट इंडक्टिव सर्किट जैसे बिहेव करेगा, क्योंकि एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी। तो लैगिंग नेचर का होगा। ठीक है, तो ये सब ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे फाई, फेज। ठीक है, फेज कैसे वेरी करता है ओमेगा से। तो फेज ओमेगा के साथ कैसे वेरी करता है। अब फेज होता क्या है, तो अभी हम लोग जो इम्पिडेंस होता है, एक सेकेंड, 1 सेकेंड।
हाँ, तो यहाँ पे एक बार इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं। तो यहाँ पे z हम लोग z मतलब क्या है, z इक्वल टू आर प्लस जे एक्सएल माइनस, मतलब जो भी ज्यादा होगा उससे माइनस होगा। एक एक्सएल अगर ज्यादा होता है तो एक्सएल माइनस एक्सी होगा, या तो एक्सी ज्यादा होता है तो एक्सी माइनस एक्सएल हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये z का इक्वेशन है। तो ये इससे z का दो चीज पता चलता है, एक तो मैग्नीट्यूड पता चलता है, एक होता है फेज। ठीक है, तो ये जो फेज है, जैसे इसका अगर इम्पीडेंस ट्रायंगल हम लोग ड्रॉ करें तो ये आर होगा और ये जे एक्सएल होता है, ये एक्सएल एक्सी होता है। अब जो भी सपोज एक्सएल का वैल्यू ग्रेटर है देन एक्सी, ठीक है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, अगर एक्सएल वैल्यू है तो रिजल्टेंट किस तरफ होगा, ये दोनों एग्जैक्टली ऑपोजिट, मतलब आउट ऑफ फेज है, तो ये जिसका वैल्यू ज्यादा होगा रिजल्टेंट डायरेक्शन उस तरफ होगा। अब सपोज एक्सेल ज्यादा है तो मेरा क्या होगा, ये अगर एक्सेल है, जे एक्सेल है और जे एक्सेल का वैल्यू ज्यादा है तो एक रिजल्टेंट यहाँ पे जे एक्स सी है। ठीक है, तो ये जो रिजल्टेंट है इसका जे एक्सेल माइनस एक्स सी होगा। ठीक है, और इन दोनों का रिजल्टेंट, ये वेक्टर और ये वेक्टर, इन दोनों दोनों का फेजर, बेसिकली इन दोनों फेजर सम क्या होगा, ये रिजल्टेंट आएगा। तो इसको हम लोग जेड बोलते हैं, ये इम्पीडेंस ट्रायंगल है। और ये जो एंगल होता है ये बेसिकली फाई होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे फाई को फाइंड आउट करते हैं, फाई इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स, ठीक है, एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन, लिख सकते हैं आर। ठीक है, ये जो एंगल है वो बेसिकली क्या होगा, एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन, ये तो आर है। ओके, तो फाई को हम लोग लिख सकते हैं एक्सएल की जगह टेन इनवर्स, एक्सएल क्या है, ओमेगा एल है, और एक्स क्या है, ओमेगा सी है, अपॉन आर है। ठीक है, अब ये इक्वेशन बना। अब ये दिस फाई इज डिपेंडेंट ऑन ओमेगा। ठीक है, ओमेगा के ऊपर तो ओमेगा का फंक्शन है, फाई इज अ फंक्शन ऑफ ओमेगा। तो फाई को हम लोग अगर प्लॉट करें, ऐसे हम लोग प्लॉट करें, ये फाई है और ये ओमेगा है। ठीक है, तो ये ओमेगा इक्वल टू जीरो है और इस साइड ओमेगा इक्वल टू इनफाइनाइट है, एकदम इस साइड बहुत ज्यादा वैल्यूज ऑफ ओमेगा है। तो इस बीच में मुझे वो ग्राफ प्लॉट करना है। तो एक बार मैं ओमेगा की वैल्यू जीरो लेता हूँ, तो इस अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन हम लोग फाई का वैल्यू निकाल ही सकते हैं। तो ओमेगा इक्वल टू जीरो होगा तो क्या होगा, जीरो माइनस वन अपॉन जीरो, ओमेगा इंटू सी, मतलब जीरो इंटू सी जीरो ही होगा, तो ये इनफाइनाइट होगा। ठीक है, तो बाई ये आर है, तो इनफाइनाइट मतलब माइनस इन्फिनिटी, जीरो माइनस इन्फिनिटी हो रहा है, तो अपॉन आर, तो वो बेसिकली इन्फिनिटी होगा। तो ये इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, और सॉरी यहाँ पे टेन इनवर्स भी है। ठीक है, तो टेन इनवर्स माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, माइनस 90 होता है, माइनस 90 डिग्री। ठीक है, फाइव इक्वल टू माइनस 90 डिग्री, क्योंकि टेन 90 डिग्री, टेन माइनस 90 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी।
ठीक है। सिमिलरली ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी होगा, मतलब जीरो में मुझे क्या मिल रहा है, जीरो में मुझे -90 मिल रहा है, मतलब यहाँ पे -90 सपोज 90 डिग्री, क्योंकि डिग्री में है, क्योंकि ये फेज है फाई है तो डिग्री में होगा वाई एक्सिस। तो ओमेगा जब जीरो है, ओमेगा मतलब ओमेगा जीरो मतलब इस पॉइंट में ओमेगा इक्वल टू जीरो है, तो ओमेगा इक्वल टू जीरो में मेरा फाई कितना है, -90 आया, तो यहाँ पे मैं प्लॉट किया, एक पॉइंट आया। सिमिलरली ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी, मतलब ओमेगा बहुत ज़्यादा है, तब फाई का वैल्यू कितना है, ये हम लोग सेम फार्मूला से निकालेंगे, तो इन्फिनिटी -1/इन्फिनिटी अपन आर। तो 1/इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो होता है, तो ये आया इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी। या नेगेटिव आते हैं, पॉजिटिव इन्फिनिटी क्या होगा, फाई इक्वल टू 90 डिग्री, पॉजिटिव 90 डिग्री, तो ये यहाँ पे आया 90 डिग्री। ठीक है, तो ये 90 डिग्री कहाँ पे आया, इस पोजीशन में, मतलब इनफाइनाइट, सपोज ये इन्फिनिटी पॉइंट इन्फिनिट है ओमेगा का वैल्यू, तब ये वैल्यू है फाई का वैल्यू इतना है, और जब ओमेगा इक्वल टू जीरो है तब फाई का इतना है। तो बेसिकली मेरा जो फाई वेरी कर रहा है, ऐसे जीरो होते हुए ही जाएगा इस पॉइंट में, है ना, ऐसे जीरो होते हुए जाएगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, ये जीरो होते हुए तभी तो जाएगा ना यहाँ पे पॉजिटिव 90 में, -90 टू +90 जा रहा है, तो जितना ये इंक्रीज होता है, जीरो में तो जीरो -90 था, जितना इंक्रीज हो रहा है ये एंगल का कम होते जा रहा है, कम होते होते जीरो में आएगा, फिर इधर पॉजिटिव में इंक्रीज करेगा, यहाँ पे इतना होगा। तो ये जो जीरो है उन्हें फाई जीरो कब हो रहा है, जब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में फाई जीरो हो रहा है, क्योंकि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, ये टर्म जीरो हो जाता है ना, ये वाला टर्म, यही तो है एक्सेल, ये वाला एक्सेल माइनस एक्सी तो जीरो होता है, क्योंकि एक्सेल इक्वल टू एक्सी होता है, तो एक्सेल माइनस एक्सी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये जीरो क्या होता है, ये जीरो अपन जीरो जीरो ही होता है, तो tan इनवर्स जीरो कब होता है, जब जीरो डिग्री होता है, हाँ? तो यहाँ पे ओमेगा कितना है, जीरो है यहाँ पे, है ना, ओमेगा सॉरी फाइव जीरो है, फेज जीरो है, ओमेगा इस मतलब ओमेगा का जिस वैल्यू पे ओमेगा का ये वैल्यू है ओमेगा नॉट, तो यहाँ पे एंगल कितना है, ये तो जीरो एक्सिस है ना, यहाँ पे तो जीरो वैल्यूज है, इससे ऊपर होता तो कुछ एंगल आता पॉजिटिव में, नीचे होता तो कुछ नेगेटिव में एंगल आता, लेकिन इस एंगल इस एक्सिस के ऊपर में फाई का क्या वैल्यूज है, जीरो है सभी। ठीक है, तो ऐसे हम लोग फाई वर्सेस ओमेगा की ओमेगा कर्व निकालते हैं। तो जैसे सभी ग्राफ में हम लोग जानते हैं कि ओमेगा के कम वैल्यूज में, ओमेगा नॉट के कम वैल्यूज, कम जो फ्रीक्वेंसीज है उसमें सर्किट कैसे बिहेव करेगा, ये बिहेव करेगा लीडिंग, मतलब सर्किट लीडिंग नेचर का होगा क्योंकि कैपेसिटिव सर्किट है, और इस साइड में लैगिंग होगा करंट, क्योंकि ये इंडक्टिव सर्किट है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम लोग आ रहे हैं, नेक्स्ट ग्राफ है, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फिफ्थ, वाई वर्सेस ओमेगा। वाई क्या होता है, एडमिटेंस, तो एडमिटेंस बेसिकली क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ इम्पिडेंस। तो इम्पिडेंस का ग्राफ कैसे आया था, इम्पिडेंस का ग्राफ का आया था, रेजोनेंस में इम्पिडेंस कम रहता है, मिनिमम रहता है, और वो मिनिमम क्या है, रेजिस्टेंस का वैल्यू के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये जेड था, तो रेसिप्रोकल ऑफ जेड क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ जेड मेरा ऐसा होगा, एडमिटेंस मैक्सिमम होगा, ये किस टाइप का है, करंट के जैसा है, ऑब्वियसली। जेड का अपोजिट क्या है, जेड अगर मिनिमम होगा तो यहाँ पे जेड मिनिमम होगा तो एडमिटेंस मैक्सिमम होगा, करंट का भी जो हो रहा था, है ना। ठीक, तो ये ग्राफ होगा एडमिटेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी, ठीक है, कुछ ऐसा होगा। तो ये 5 ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है
कि कैसे नेचर है, बिहेवियर है, सब हम लोग इससे जान सकते हैं। अब हम लोग फेजर डायग्राम देखेंगे सीरीज सर्किट का। तो सीरीज सर्किट में जैसे ये कोई भी ग्राफ उठा लो, एक हो गया करंट का ग्राफ उठा लो, ये रिएक्टेंस का ग्राफ उठा लो, रिएक्टेंस वर्सेस ओमेगा का ग्राफ उठा लो, करंट वर्सेस ओमेगा का ग्राफ उठा लो, फेज का ग्राफ उठा लो, कोई भी एक। सपोज मैं करंट का ग्राफ लेता हूँ, ठीक है। तो करंट का ग्राफ कुछ ऐसा आया था और इसी टाइप का ही आया था एडमिटेंस का ग्राफ, एडमिटेंस वर्सेस ओमेगा। तो ये करंट मैक्सिमम था रेजोनेंट कंडीशन में। तो और इस साइड में था किसका वैल्यू ज्यादा था, यहाँ पे कैपेसिटेंस का वैल्यू ज्यादा, एक्सी का वैल्यू ज्यादा हो रहा था, इसलिए कैपेसिटिव सर्किट है, कैपेसिटिव डोमिनेंट है। इस वैल्यूज, ये वैल्यूज ऑफ फ्रीक्वेंसीज के लिए इस फ्रीक्वेंसी में अगर सर्किट को ऑपरेट करेंगे तो कैपेसिटिव नेचर का होगा, मतलब एक्सी का वैल्यू ज्यादा आएगा। इस फ्रीक्वेंसी में अगर हम लोग सर्किट को ऑपरेट कराएंगे तो एक्स एल का वैल्यू ज्यादा होगा, तो इंडक्टिव नेचर का होगा सर्किट, है ना। तो यहाँ पे हम लोग तीन केस के बाद, तो यहाँ पे तीन केस के बात हो रहा है। एक हो रहा है इसमें एट द रेजोनेंस मेरा सर्किट रेजिस्टिव सर्किट जैसे बिहेव कर रहा है। बिलो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, जो भी फ्रीक्वेंसीज है उसमें सर्किट कैपेसिटिव सर्किट जैसे बिहेव कर रहा है, और इसमें इंडक्टिव सर्किट जैसे बिहेव कर रहा है। मतलब रिएक्टेंस का वैल्यू जीरो हो रहा है कब, रेजोनेंट में, रेजोनेंट कंडीशन में, ठीक है। मतलब इस सब एक्स इक्वल टू जीरो कब होगा, जब फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट होगा। एक्स सी जब ज्यादा होगा एक सेल से, और वो कब ज्यादा होगा, जब फ्रीक्वेंसीज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से कम होगा, और एक सेल ज्यादा होगा एक सी से, तब मेरा क्या होगा, सर्किट इंडक्टिव सर्किट जैसा होगा। और वो फ्रीक्वेंसीज क्या है, ग्रेटर देन ओमेगा नॉट होगा, मतलब ओमेगा नॉट से ज्यादा फ्रीक्वेंसी में इंडक्टिव नेचर का होगा, मतलब एक सेल ज्यादा हो रहा है। ये कंडीशन है, ये तीन कंडीशन है बेसिकली, ठीक है। तो ये तीन कंडीशन हो रहा है। तो इन कंडीशंस में ये जो फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी कितना रखना है, वो हम लोग मैथमेटिकली, मतलब ये जो मैं बोल रहा हूँ कि इससे कम हो रहा है तभी ये इससे ज्यादा होगा, तो मैथमेटिकली हम लोग डिराइव कर सकते हैं। जैसे केस वन में हम लोग बोल सकते हैं एक सेल क्या है, ज्यादा होगा। मतलब यहाँ पे हम लोग एक्स वन ऐसे मानते हैं कि मेरा एक सेल कम होगा, एक से ज्यादा होगा, ठीक है। मतलब ये वाला कैपेसिटी एक से ज्यादा है यहाँ पे, इस साइड में रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के लेफ्ट हैंड साइड में जितना भी फ्रीक्वेंसीज है उस फ्रीक्वेंसीज में सर्किट को ऑपरेट करेंगे तो एक सी का वैल्यू ज्यादा होगा, ठीक है। तो एक सी का वैल्यू ज्यादा होगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं एक्सएल का वैल्यू क्या होगा, ओमेगा एल होगा, और एक सी का होगा 1/ओमेगा सी, ठीक है। तो इससे मैं ओमेगा एल, इसको ओमेगा स्क्वायर एल हो गया, ये 1/सी हो गया। एल को मैं राइट हैंड साइड में लेके आ जा रहा हूँ, तो आ जाए, सॉरी, ये लेस देन होगा 1/एल सी। तो ओमेगा क्या होगा, 1/√एल सी। तो ये कंडीशन क्या आया, ये कंडीशन आया कि मेरा ये जो फ्रीक्वेंसी आया इस कंडीशन के लिए वो क्या होना चाहिए, 1/√एल सी से कम होना चाहिए।
रूट एल सी क्या है, 1/√LC तो है ओमेगा नॉट, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, वही तो वैल्यू होता है ना, ओमेगा नॉट इक्वल टू 1/√LC। तो इसकी जगह पर मैं ओमेगा नॉट लिखा तो ये आया कंडीशन। तो ये कंडीशन कहाँ से आया, यहाँ से आया। अगर मैं एक से ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसीज जो होगा वो ओमेगा नॉट से कम होगा। तो ये मैथमेटिकली प्रूफ हो गया कि ओमेगा नॉट से कम फ्रीक्वेंसीज में मेरा ये कंडीशन रहेगा कि एक से ज़्यादा है मतलब कैपेसिटी। तो ये मैथमेटिकली हम लोग प्रूफ कर लिया, ठीक है। तो इसका अगर फेजर डायग्राम हम लोग ड्रॉ करेंगे तो ऐसे, सीरीज सर्किट के लिए हम लोग ऑलवेज करंट को रेफरेंस एक्सिस में लेते हैं। क्यों, क्योंकि करंट हर हर एक कंपोनेंट के थ्रू करंट क्या होता है, सेम होता है। पैरेलल सर्किट में का फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो वोल्टेज रेफरेंस एक्सिस में लेंगे क्योंकि वोल्टेज सेम होता है। तो ये आई है, तो वी आर क्या होगा, वी आर होगा ये वेक्टर, ये टोटल वेक्टर जैसे यहाँ तक वी आर, क्योंकि आई से आर मल्टीप्लाई करेंगे तभी वी आर आएगा, तो इसलिए वी आर ज़्यादा है। अब उसके बाद क्योंकि हम लोग सीरीज सर्किट का कर रहे हैं ना, ये सीरीज सर्किट यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर लिया। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे केवीएल हम लोग अप्लाई करेंगे तो ऐसे आएगा ना, ये अगर वी एस हुआ तो वी एस इक्वल टू करंट अगर हुआ आई, तो आई इंटू और प्लस आई इंटू एक्स और एक्स एल, ये एक्स सी है ना, तो एक्स एल प्लस आई इंटू एक्स सी, तो ये है। तो ये फेजर को हम लोग प्लॉट कर रहे हैं फेजर डायग्राम में, हाँ। तो एड होगा तो वी, ये क्या है, वी आर बेसिकली, इसलिए मैं वी आर है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है इसको ही हम लोग वी आर बोल रहे हैं, इसको हम लोग वी एल बोल रहे हैं, वी आर ऐसे, और वी एल बोल रहे हैं, और इसको हम लोग वी सी बोल रहे हैं। कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज, इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज और रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज। तो ये वोल्टेजेस, तो ये वोल्टेज क्या है, इसमें करंट और वोल्टेजेस में फेज एंगल कितना होता है, मतलब रेजिस्टिव सर्किट में क्या होता है, करंट जब रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो करता है तो करंट और वोल्टेजेस मतलब वी आर, ये जो करंट है और यहाँ पे जो वी आर डेवलप हुआ है उसके बीच में फेज डिफरेंस क्या होगा, सेम मतलब जीरो होगा, क्योंकि रेजिस्टिव सर्किट में हम लोग पढ़े थे ना, रेजिस्टेंस के अंदर से करंट फ्लो कर रहा है तो उसके अक्रॉस जो वोल्टेज होता है तो वो सेम फेज में होता है, तो इसलिए सेम फेज में है। और इंडक्टर में करंट क्या करता है, लैग करता है किससे, वोल्टेज से, तो वोल्टेज क्या होगा, करंट इस साइड है, करंट ये है ना, ये फेज, तो वोल्टेज ये होगा, इसे लैग कर रहा है 90 डिग्री, ठीक है। तो ये हो रहा है वी एल, और वी सी क्या होगा, वी सी नीचे की तरफ होगा, ठीक है। क्योंकि वी सी में क्या होता है, करंट इन कैपेसिटर के थ्रू करंट फ्लो करता है, तो वो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है उससे क्या करता है, लीड करता है करंट, और यहाँ पे 90 डिग्री लीड कर रहा है, ठीक है। अब ये फेजर डायग्राम हो गया, और ये दोनों आउट ऑफ मतलब फेज है, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है, तो एक दूसरे को रिड्यूस करेगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट अगर ड्रॉ करें तो सपोज यहाँ पे आ रहा है, अगर वी एल ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एक बार देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा हम लोग ज़्यादा लिए हैं, सॉरी एक सी ज़्यादा लिए हैं, मतलब वी सी का वैल्यू ज़्यादा है, तो वी सी का वैल्यू ज़्यादा है तो रिजल्टेंट क्या होगा, यहाँ पे नहीं होगा, रिजल्टेंट यहाँ पे नीचे की तरफ होगा, वी सी का वैल्यू ग्रेटर है तो ये होगा, ठीक है। और इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसे, ये फेजर और ये फेजर का रिजल्टेंट अब होगा ये वाला,
जो कि Vs होगा। ठीक है, तो ये इसका फेजर डायग्राम है। ये केस 1 गया। अब केस टू में क्या है, केस 2 में हम लोग बोल रहे हैं एक्सएल ग्रेटर होगा एक्सी से। ठीक है, तो सिमिलरली इसका वैल्यू ओमेगा एल है, ये ओमेगा 1 ओमेगा सी है। तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर इज 1/LC, तो ओमेगा क्या होगा 1/√LC। ये मतलब क्या है, ओमेगा ग्रेटर देन ओमेगा नॉट। तो ये कंडीशन आया। तो ये जो कंडीशन आया मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी है। ये तभी पॉसिबल है जब फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, मतलब राइट हाफ ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो राइट हैंड साइड में ये देखो, राइट हैंड साइड में जो होगा तो इंडक्टिव नेचर है, मतलब एक्सेल ज्यादा है। तो इसका फेजर डायग्राम क्या होगा, एक्सेल अब ज्यादा है, मतलब ये हो गया वी आर, वी एल तो ऊपर होगा और वी सी नीचे होगा, लेकिन अब वी एल ज्यादा है, तो वी एल और वी सी का रिजल्टेंट होगा वी एल माइनस वी सी। ठीक है, और ये वेक्टर वी एल माइनस वी सी और वी आर, इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा वी एस। ठीक है, तो ये ऐसा हुआ जब वी एल ज्यादा वैल्यू है, तो वी सी और वी एल में वी एल अगर ज्यादा है तो ऊपर ही होगा। पहले लास्ट केस में नीचे हुआ था क्योंकि वी सी का वैल्यू ज्यादा था। ठीक है, और लास्ट जो केस है उसमें वी एल और वी आर सेम है। लास्ट थर्ड जो केस है उसमें क्या है, एक सी और एक से सेम है, और वो ये ऑब्वियसली क्या आएगा, रेजोनेंट कंडीशन आएगा। तो ओमेगा इक्वल टू 1/√LC, तो ये बेसिकली इक्वल टू ओमेगा नॉट, मतलब ये बेसिकली रेजोनेंट कंडीशन है, रेजोनेंट कंडीशन। तो ये 3 कंडीशन है। इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करोगे तो क्या होगा, सर्किट पूरा रेजिस्टिव सर्किट है, तो वी आर और ये आई आर, और जो वी एल आ रहा है और यहाँ पे वी सी आ रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है, वी एल और वी सी सेम हो जा रहा है। क्यों, क्योंकि मेरा वी सी, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, क्योंकि एक्सेल यहाँ पे क्या है, एक्सेल इक्वल टू एक्सी है ना। तो ये दो तो सीरीज सर्किट है, तो इसको अगर करंट से मल्टीप्लाई करोगे, एक सेल को करंट से मल्टीप्लाई करोगे, दोनों में सेम ही करंट फ्लो कर रहा है, सीरीज सर्किट है। तो ये वी एल हो गया, वी सी, तो वी एल वी सी भी इक्वल हो गया। तो वी एल वी सी इक्वल है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, तो बस यही वेक्टर बचेगा, यही वी आर इक्वल टू वी एस होगा। सर्किट में सिर्फ वी आर है, तो वो इक्वल टू वी सी है, क्योंकि है ना, क्योंकि वी एल इक्वल टू वी सी हो जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे, आगे मेन वो बैंडविड्थ का कॉन्सेप्ट आएगा, तो बैंडविड्थ पढ़ेंगे, फिर कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज के बारे में जानेंगे, वॉल्यूम फैक्टर ऑफ द सर्किट क्या होता है वो जानेंगे। ठीक है, तो बाकी ये वाला हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। ठीक है।